अगर पूछ लें कि गांधार शैली का चित्रण विषय क्या था, तो आप देखेंगे कि चित्रण विषय भारतीय था और उसमें भी मेनली बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र ही यहाँ बनाए गए थे। यहाँ जातक कथाओं को स्पेशली बनाया गया है, विशेष रूप से यहाँ पर जातक कथाएं बनी थी, जिनमें बहुत महत्वपूर्ण जैसे छंदक जातक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, छदंत जातक, वेशांतर जातक, श्याम जातक, दीपांकर जातक और किन्नर जातक जैसी बहुत सारी जातक कथाओं का उत्कीर्णन गांधार शैली में भी हुआ। भी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इससे पहले हम सांची भरोत के स्तूपों पर भी ये सारी जातक कथाएं देखते हुए आ रहे हैं। अब गांधार शैली में भी महात्मा बुद्ध से संबंधित इन जातक कथाओं का चित्रण हुआ। बोधिसत्व के अलग अलग रूपों की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर मिली। फलकों का अलंकरण किया गया और कमल के अलंकरण यहाँ पर भी मिले। हम नहीं कह सकते कि भारतीय कला से प्रभावित नहीं थी। और गोमूत्रिका बेलें, वो लहरदार बेलें जिनको हम कहते हैं, गांधार शिल्प में हमको देखने को मिलती हैं। एक और चीज जो हमें गांधार शिल्प में या गांधार मूर्ति कला में देखने को मिलती है वो ये है कि बुद्ध के बाल रूप का अंकन या बाल्यकाल का अंकन जो है वो हमको गांधार शैली में देखने को मिलता है, जबकि सांची और भरहुत में दिखाई नहीं देता। महात्मा बुद्ध के बचपन का चित्रण सांची भरहुत में दिखाई नहीं देता, जबकि हमको गांधार शैली में दिखाई देता है। इसके बाद हम और आगे बढ़े तो हम देखते हैं संग्रहालय, मैंने कल भी आपको बताए थे, कल कोई कह रहा था कि गांधार शैली के ज्यादा चित्र मथुरा संग्रहालय में है। नहीं जी, लाहौर संग्रहालय, यहाँ पर भी अक्सर कर डाउट रहता है लोगों में, दो में आके अटकता है, लाहौर और पेशावर। तो आप याद रखिए, सर्वाधिक लाहौर में, फिर पेशावर में और इसके अलावा कलकत्ता में भी यहाँ के चित्र संग्रहित हैं। चाहे आप क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो भी, और अगर आप ये देखेंगे कि गांधार शैली किधर पनपी है तो भी। ठीक है। और ये मैं केवल अपने उसके अनुसार नहीं बता रही, मैंने किताबें जो देखी, इन चीजों को मैंने ढंग से देखा तो भी मुझे यही मिला कि लाहौर और गांधार, वो सॉरी, लाहौर और पेशावर में अधिकतर है, बाकी कलकत्ता में भी है। ठीक है। तो कुछ मूर्ति मथुरा में भी हैं और हाँ, सारी जगह जो इतनी ज्यादा मूर्तियां थी सब जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ज्यादातर गांधार क्षेत्र जो आप बता रही हैं उस हिसाब से हाँ, लाहौर में ज्यादा है। हाँ, तो ये जैसे इन्होंने कहा था कि सर्वाधिक मथुरा में, तो सर्वाधिक मूर्तियां अगर मथुरा शैली की वहां पर हो सकती है, मथुरा में गांधार शैली की नहीं है। ठीक है, ये क्लियर करते चले। फिर इसके बाद हम और आगे देखते हैं तो मैं मथुरा वाला जो हाँ, है वो शायद कुषाण काल की मूर्ति है, जो मथुरा में है हाँ, खड़ी मूर्ति जो बुद्ध की। देखिए मैं कुषाण काल ही बता रही हूँ। मथुरा और गांधार शैली दोनों कुषाण काल में ही चली हैं। हाँ, लेकिन दोनों के बनने की तकनीक के और प्रयोग पत्थर के और उसके जो बनाए गए थे उनके भावों के आधार पर इनको दो भागों में कर दिया गया। ये इस क्षेत्र की थी, इस क्षेत्र में इस तरीके से ये शैली चल रही थी। ठीक है। ठीक। जी मैम जी। हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधार प्रदेश में क्या हुआ। ऐसा नहीं कि गांधार शैली के साथ ही महायान समाप्त हो गया। महायान बहुत दिनों तक चलता रहा। गांधार शैली अपने समय में समाप्त हो गई जब 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये आया था। तो इसने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उस समय गांधार में 500 विहार हैं जिसमें भिक्षुगण निवास करते हैं। उसके कहने का तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि वहां पर बौद्ध धर्म कंटिन्यू चल रहा था गांधार शैली के समाप्त होने के बाद भी। हालांकि गांधार शैली में बहुत से विषय हैं, बहुत विषय बनाए गए हैं। अगर हम पढ़ने बैठ जाएं या देखने बैठ जाएं तो नाम लेते लेते काफी टाइम निकल जाए गांधार शैली में, इतने ज्यादा विषय। मतलब मैम मेनली इनको हम, हाँ, आप बता रही हैं कि किसके समय आया था, वेनसांग जो बताइए किसके समय आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। मे भी आप लोग बताइए। 7वीं शताब्दी में आया था ये।
यस मैम, ठीक बोल रहे हैं आप। तो 7वीं शताब्दी में आया था। ह्वेनसांग की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी शैली की। मैंने सबसे पहले बताया था कि इन्होंने जो पत्थर प्रयोग किया वो काला स्लेटी पत्थर था, ग्रेचिस्ट पत्थर या काला स्लेटी पत्थर। इसके अलावा शुरुआत में इनसे मूर्तियां बनी, बाद में कुछ एक मूर्तियां टेराकोटा से भी बनाई गई, पर बहुत ज्यादा उल्लेखनीय ना होने के कारण इनको कोई महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमको मेन अगर याद रखना है तो क्या याद रखना है, काला स्लेटी पत्थर। और इसमें क्या है, बुद्ध प्रतिमा को ही मुख्य स्थान दिया गया था। चार्ल्स फाबरी ने इस शैली को गांधार की यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया था। चार्ल्स फाबरी ने कहा कि यह कला गांधार की यूनानी बौद्ध कला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज दी गई है, एक राइटर ने मेंशन किया है कि इस शैली में मानव का आकार 5 ताल का बनाया जाता था। अब आप ये बताइए कि मनुष्य की कुषाण काल में बनाया जाता था ना शायद। हाँ, मैं कुषाण काल ही रीना, मैं कुषाण काल ही पढ़ा रही हूँ और जी जी कुषाण काल में गांधार शैली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जी जी। हाँ, तो ये कुषाण काल के अंतर्गत ही आती है। ये ध्यान रखिएगा, कुषाण काल में 2 शैलियां, मथुरा शैली और गांधार शैली। ठीक है, और उसमें भी ओके। मैं गांधार शैली की विशेषताएं, उसका शैली, उसके चित्रण, तकनीकी बता रही हूँ। ठीक है रीना, जी मैम, ठीक। आप सही कह रहे हो। कुषाण काल में मानव को 5 ताल का बनाया जाता था। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि मानव को अन्य कितने तालों में और बनाया जाता है, कितने भागों में मानव को विभाजित किया गया है बनाने के आधार पर। क्या 6 ऐसे कुछ है? 5, देखिए, नर, क्रूर, असुर, वामन, किन्नर या कुमार, यही है। जी मैम। जिनमें से जो इन्होंने बनाया है, किन्नर या कुमार या वामन, ये 5-5 ताल के होते थे। वामन जो था 5 ताल का था। कहने का मतलब बौनों से आकृतियां क्या ये बनाते थे। जो इन्होंने कुछ प्रतिमाएं बनाई, इनमें 5 ताल की मानव प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं, या इन्होंने 5 ताल की मानव प्रतिमाएं बनाई हैं, ये आप याद रखिएगा। गांधार शैली में, या जैसे इन्होंने कहा कि कुषाण काल में। कल मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि गांधार बार शैली में रिपीट कर दीजिए मैम, वो 5 कौन से प्रकार हैं, एक बार और रिपीट कर दीजिए। नर, क्रूर, असुर, वामन, किन्नर या कुमार। किन्नर को कुमार भी बोल सकते हैं। नर 8 या 9 ताल, क्रूर 12 ताल, असुर 16 ताल, वामन 5 ताल, किन्नर भी 5 ताल। ताल होता है हाथ का बालिस्त। आप अपनी हथेली का जो सबसे नीचे एक रेखा होती है, कलाई से जो हमको जोड़ती है, वहां से लेके बीच वाली मध्यमा उंगली के ऊपर तक का भाग जो होता है, ये ताल कहा जाता है। ठीक है, बिस्त या बालिस्त भी बोलते हैं। चित्र सूत्र में कहा गया है इसको, एक ताल को एक बिस्त या बालिस्त कहा गया है। एक तो ताल का 12 माप, उंगल, एक 12 उंगल क्या है मैम? एक ताल 12 उंगल होता है, ये क्या, ये वही है क्या अलग है मैम? अंगुल हमारी उंगली का जो पोर होता है, पोर समझते हैं आप लोग, सबसे ऊपर यस वाला जो मैम। कट होता है उसके भाग, पहला सबसे ऊपर वाला भाग, उसको अंगुल कहते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ, कहते हैं ना अंगुल अंगुल अंगुल, तो उंगली का सबसे ऊपर वाला भाग, पोर वाला भाग, जहां पहला कट होता है, वो अंगुल होता है। इससे नापेंगे तो 12 अंगुल होगी। और कहते हैं एक ताल का माप क्या होता है, एक ताल बराबर एक सिर होता है। जी सुना है आप लोगों ने। सिर मतलब आप अपनी थोड़ी से नीचे, हथेली का नीचे का भाग लगाइए और ऊपर करिए तो देखेंगे माथे तक हमारे मध्यमा उंगली की नोक पहुंच जाती है। मतलब हमारे चेहरे की माप हमारी हथेली के बराबर होती है, लंबाई। जी मैम, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। नाप के देख लिया रीना ने। यस मैम। चलिए,
नहीं सही, ये प्रैक्टिकल करने चाहिए और ये पूछ लिया जाता है, ये कॉमन है। ठीक है, तो 5 भागों में बांटा था, उसमें से हमारी गांधार शैली की बात हो रही, यहाँ पर 5 ताल में मनुष्य को, मानव के आकार को बनाया गया है। और इसी के आधार पर बुद्ध की जो है अंग अंग को बड़ी नियमबद्धता से शिल्पांकित किया गया, मतलब बड़े नियम से मूर्ति में उकेरा गया है। गांधार शिल्पों में जब हम देखते हैं तो भारतीय शारीरिक गठन है, लेकिन उसका यूनानी रूपांतरण कर दिया गया है, या कहें ग्रीकी रूपांतरण कर दिया गया है। अब मथुरा शैली से गांधार शैली के में अंतर जब हम देखेंगे ना, तो गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूछें भी बना दी गई हैं, बाल भी बना दिए गए हैं, और जबकि हमको मथुरा में इनकी मूछ वगैरह नहीं मिलती। मैंने कल कह दिया था आप लोगों को कि गांधार शैली में बुद्ध को दुबले पतले दिखाया गया, जबकि गांधार शैली में बुद्ध की केवल एक प्रतिमा ऐसी है जो बिल्कुल हड्डियों के ढांचे सी है। बाकी सारी मूर्तियां काफी हृष्ट पुष्ट बनाई गई और उनके शरीर पर जो है काफी सिलवटदार कपड़े पहनाए गए। मैम उस मूर्ति में जो आप बता रहे ढांचे वाली वाक्य में, बिल्कुल वो तो ढांचा ऐसा लग रहा है मैम जैसे मम्मी बना देते हैं ना, उस टाइप से लग रहा है मैम। वो उस चित्र हमने देखा है। वो एक मूर्ति ऐसी है बिल्कुल, कहे ना कि अस्थियां ही है उसमें, मांस जी, और कुछ नहीं है। पूरी तो वो हड्डियां हैं पसली की, और मैम वो बैठे हुए आकार में है। हाँ, बैठे हुए आकार में वो बुद्ध की मूर्ति है। एक मूर्ति जो काफी पतली है, इसके अलावा मथुरा शैली में बुद्ध की दाढ़ी मूछ नहीं मिलती, इन्होंने मूछें बना दी महात्मा बुद्ध की गांधार शैली और में। ये इन्होंने यूनानी शैली से लिया था, यूनानी कला का जी ये प्रभाव था। ठीक है, अब जैसे उनके वस्त्रों को कभी कभी उनकी फहरान जो थी इतनी गहरी की कि ऐसे लगता है कि भीगे हुए वस्त्र उन्होंने पहन रखे हों, इतना ज्यादा उन्होंने उत्कीर्ण कर दिया उसकी फहरान को, चिपटा हुआ सा शरीर से लगता है। बालों में जूड़ा सा रहता है, और बाल जो है 2 प्रकार के बनाए हैं, एक तो बड़े लहरदार और दूसरे छोटे छोटे किंतु घुमावदार जैसे रिंग्स वाले। ठीक है, तो ये आप ये चीजें इनकी देख लीजिए। और एक चीज गांधार शैली में है, बोधिसत्व की जो मूर्तियां थी, महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां थी, इनको राजाओं जैसी बनाया गया है। कैसी? राजाओं की तरह बनाया गया है। शरीर काफी मांसल, आप लोग 1 मिनट वेट करिए। तो इनका शरीर काफी मांसल बनाया गया है। अब ये सारी चीजें समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि बुद्ध के कितने रूपों का अंकन यहाँ पर किया गया है। एक तरीके से देखें कितने प्रकार में बुद्ध का अंकन किया गया, तो 3 थे, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय। अब इनकी पहचान कैसे होगी भाई? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय। अवलोकितेश्वर का नाम हम लोगों ने पहले भी सुना है, कहीं सुना है? बताइए कहाँ है? जनता में मैम। हाँ, अजंता में। जिनके हाँ, अजंता में है। जिनके हाथों में कमल का फूल है वो पद्म पाणी या अवलोकितेश्वर कहे गए। पद्म मतलब कमल, पाणी मतलब हाथ में, कमल है जिनके हाथ में, वो बुद्ध अवलोकितेश्वर के नाम से जाने गए। ठीक है, और जिनके हाथ में नक्काशीदार सुराही है वो मैत्रेय बुद्ध हैं, और जिनके हाथ में मंजूश्री, ठीक है, मैम मंजूश्री जो है, हाँ मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए यही। सुनिए, मैत्रेय के हाथ में नक्काशीदार सुराही के आकार वाला पात्र, मतलब नक्काशीदार सुराही है, वो मैत्रेय कहे गए। मंजूश्री जिनके हाथ में पुस्तक है, ठीक है, और पद्मपाणि जिनके हाथ में कमल है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, अवलोकितेश्वर, मैम मंजूश्री और मैत्रेय। मंडल है मैम, उनके हाँ, हाथ में सुराही है, कमल मंडल है जिसमें भिक्षा पात्र, कमल मंडल बोलते सुराही, हैं ना सर उसको। सुराही जैसा पात्र, ठीक है, जिसे आप मैम कमल सुराही मंडी या जो भी बोलते हो वो भी बोल सकते हो। ठीक है, हम भिक्षा पात्र जो होता है ना, वही कमल मंडल बोलते हैं ना उसे। हाँ जी, वो भिक्षा पात्र भी बोल सकते हो और सुराही जैसा आकार भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से
बुद्ध है और कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो इनके हस्त मुद्राओं के विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगी अभी। अब जो आपकी गांधार शैली में बुद्ध की हस्त मुद्राएं दिखाई गई हैं, कुछ महात्मा बुद्ध की हस्त मुद्राएं जिनको आप नाम से जानते हो, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जैसे दोनों हाथ गोद में रखकर बंद आंखें, वो ध्यानावस्था बोली गई। ठीक है, और पहली उंगली जो तर्जनी या जिसे क्या कहते हैं आप, लड़ाई वाली उंगली, इस उंगली को, पहली उंगली और बीच की उंगली को जोड़कर उठाते हुए हाथ और नीचे की उंगलियां उठी हुई, ये क्या है, अभय मुद्रा है। भाई दो उंगलियों को जोड़ा और बाकी हाथ ऊपर उठाया या ऐसे करके, तो क्या है, अभय मुद्रा है, बीच वाली उंगली और ये। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर चक्र की ओर घुमाती उंगली, जैसे हम कहते हैं ना ऊपर उंगली घुमाओगे, उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन या उपदेश वाली मुद्रा कहते हैं। हाँ जी, मैम दूसरी मुद्रा नहीं हुई। दूसरी क्लियर नहीं हुई ना? मैम पहली तो ध्यान सबसे सही पहले है, जो ऐसे अपने करके बैठते हैं वो तो क्लियर हुई, दूसरी वाली मैं कुछ समझ नहीं पाई, आप लिख के बताओ या फिर से बोलो। जैसे पहली मुद्रा आपने बताई कि उसको हाँ कायदा पैर के ऊपर पैर पालथी मार के बैठ करके हाथ हाथ करके और आंखें बंद करके, वो ध्यान मुद्रा हो गई। और ये हाँ। दूसरी वाली आप बताएं जो 2 मिनट, इसको क्लियर करिए जरा। दूसरी वाली ये कि आप उंगली को जोड़े, ठीक है, एक उंगली को जोड़े, बाकी 3 उंगलियां ऊपर उठाई, ठीक है, और जो है ऐसे हम लोग जब करते हैं क्या, अरे ओम वगैरह करते हैं, ये उंगलियां नीचे झुका देते हैं और 2 उंगलियां ऊपर रखते हैं, या आप लोग को योगा याद करते होगा। समय समझ गए। जी जी, योगा करते हाँ समय ये 3 बाहर और ये हाँ, तो तर्जनी को इन्हें क्या अंगुष्ठान कहते में ऐसे हैं, दबा करके। हाँ, इन उंगलियों को क्या कहा, अभय मुद्रा कहा। ठीक है, और एक एक दूसरे के ऊपर चक्र घुमाते हुए उंगली, मतलब जब हम लोग किसी को उपदेश देते हैं तो आपको याद होगा ऐसे उंगली एक उठाकर या ऐसे उपदेश देते हैं, है ना, तो उसको उपदेश या धर्म बाबा चक्र प्रवर्तन भीमराव अम्बेडकर कहा गया। का फोटो वगैरह में मिलता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का, वो उंगली ऐसे सीधा किए हुए, वही ये वाला। ऊपर कर दीजिए, वो सीधे के बजाय ऊपर कर दीजिए। और फिर दाहिनी हथेली के ऊपर स्पर्श, मतलब दाहिनी हथेली के ऊपर ऐसे हाथ रखकर बैठने को प्रबोध का प्रतीक माना गया। ये इनकी हस्त मुद्राएं थी महात्मा बुद्ध की। कभी कभी आपसे बाई चांस अगर पूछ ले तो ये क्लियर रहना चाहिए, जब हम इनको दोहराएंगे तो बड़ी जल्दी में दोहराएंगे, इसलिए हम बड़े आराम से चल रहे हैं। अभी पैसेंजर ट्रेन में सवार हो आप लोग, छिकपक छिकपक। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्तियां, अब सब तो हमने देख लिया, मेन उदाहरण भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो एक बात आप याद रखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित, जीवन से संबंधित जितनी कथाएं थी, चाहे वो माया देवी का स्वप्न हो, चाहे उनका लुम्बिनी वन में जाना हो, चाहे सिद्धार्थ का जन्म हो, चाहे सप्तपदी हो, बोधिसत्व हो, बोधिसत्व की शिक्षा हो, सिद्धार्थ की विद्याओं की परीक्षा हो, यशोधरा का विवाह हो, मतलब कहानियां, आप लोगों को बुद्ध की कहानी एक बार पढ़ लीजिए और वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर गांधार शैली में चित्रित हुई हैं। तो अब इसको मुझे बताना में भी शायद ना सही हो कि मैंने बता दिया है, और आप लोग इतना तो पढ़े होंगे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी कथाएं हैं, जयवतनहार, बुद्ध का कपिलवस्तु में आगमन, राहुल को दीक्षा देना, मगध नरेश, बिंबिसार को बुद्ध का दर्शन देना, ये सारी चीजें मेन जो है उनको देखते हैं। आप जब देखते हो एक बुद्ध के जन्म का दृश्य गांधार शैली में बहुत ही मार्मिक तरीके से अंकित है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर
एक सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण का दृश्य जो है, ये कहाँ संग्रहित है, ये आप याद रखिए, कलकत्ता कला संग्रहालय में संग्रहित है। और इस पर क्या दिखाया गया है कि बुद्ध एक घोड़े पर सवार है, इनके आस पड़ोस देवतागण हैं और उन्होंने इनके घोड़े को पकड़ रखा है। इसी चित्र में इंद्र को जो है राजपुरुष की तरह दिखाया गया है और ब्रह्मा को योगियों की तरह दिखाया गया है। ठीक है, और सेम यही दृश्य, सेम यही पेंटिंग हमको सांची और भरहुत के स्तूप में भी देखने को मिलती है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर दूसरा नंबर आता है, कुबेर और हरिति की प्रतिमाएं हमको गांधार शैली में मिलती हैं। कुबेर धन के देवता हैं, इनको काफी हष्ट पुष्ट दिखाया गया है, मोटा सा तोंद इनका आगे निकला हुआ दिखाया गया है। हरिति को जो है, हरिति को माता के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, और उनकी सेवा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बुद्ध के जन्म का दृश्य, मैंने आपको बता दिया, ये चीज आप याद रखिएगा। और जो साल वृक्ष पकड़े, साल की वृक्ष की डाल पकड़े हुए महामाया देवी खड़ी हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध को तपस्वी के रूप में एक पेशावर संग्रहालय में एक मूर्ति रखी हुई है, गौतम बुद्ध तपस्वी के रूप में, या तपस्वी गौतम बुद्ध। ठीक है, इसमें इसी में इनका काफी हड्डियों का ढांचे सा स्वरूप दिखाया गया है, जैसे लगता है आंखें है ही नहीं, कंकाल की तरह अंदर घुसी हुई हैं, बस मतलब हड्डियां तक। उत्कीर्ण करने वाले ने इतना जीवंत अगर कहें उत्कीर्णन किया है कि शरीर की हड्डियों तक का उपहार दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज आप देखते रहेंगे। फिर एक सिद्धार्थ की पाठशाला से जाकर, ये जो आप बता रही हैं हड्डियों वाला ढांचे के समान है, ये कहाँ पे संग्रहित है? ये आपका पेशावर संग्रहालय में संग्रहित है मूर्ति। ठीक है, और ये मूर्ति श्रेष्ठ पत्थर की, वही मतलब आपके स्लेटी पत्थर की बनी हुई है और 6ठी शताब्दी के आरंभिक समय की मानी गई है। ठीक है मैम जी। हाँ, तो और आगे बढ़ते हैं। गांधार में एक फलक पर मैंने बताया बुद्ध के पाठशाला जाने का दृश्य अंकित है, जिसमें महात्मा बुद्ध पढ़ने जा रहे हैं और उनके आस पड़ोस उनके सहपाठी खड़े हुए हैं, ऐसे करके एक वो अंकित है। और इसी में इनके विवाह का भी दृश्य दिखाया गया है, पड़ोस में ही एक विवाह का दृश्य अंकित है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा थोड़ी सी। इसके अलावा हम और देखते हैं तो विदेशियों को उपदेश देते बुद्ध, यह भी एक मूर्ति गांधार शैली में मिलती है। ये श्रेष्ठ पत्थर की है, 2री शताब्दी में बनी हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम और देखते हैं तो विदेशियों द्वारा विजय का उत्सव, ये भी स्लेटी पत्थर की है, 4ठी शताब्दी में बनाई गई मूर्ति है। ये महात्मा बुद्ध के कहें संबंधित मूर्तियां हैं। एक मूर्ति गांधार शैली से हमें एथिना की मूर्ति भी मिलती है, आप लोग याद रखिएगा, एथिना की मूर्ति भी हमको मिलती है, कहां से, गांधार शैली से। एक सीटेड बुद्धा जो कि हमें कहां से मिला है, जमालगढ़ी से मिला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बुद्ध का जन्म हो जाता है। बुद्ध का जन्म, एक ये बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, ये दोनों हमको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं गांधार शैली लगभग हमारी समाप्त हो गई है। इसके विषय में हम लोगों ने लगभग सारी जानकारियां एकत्रित कर ली हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि गांधार शैली के विषय में जितना पर्याप्त था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इसी के समकक्ष बराबर चलने वाली शैली, वो थी मथुरा शैली। एक चीज गांधार शैली की याद रखिएगा कि भारतीय परंपरा के मूर्ति विज्ञान से संबंधी गुण है इसमें, जब बुद्ध बनाए गए हैं तो। ठीक है, बाल घुंघराले हैं, मूर्ति को मोटा अथवा संघाटी ओढ़े चित्रित किया गया। संघाटी एक वस्त्र होता था, एक कंधे के नीचे से दूसरे कंधे के ऊपर पड़ा हुआ वस्त्र था। कहीं पगड़ी और मूछों का भी अंकन कर दिया गया है बुद्ध में। एक और चीज है, गांधार कला के अंतर्गत बामियान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ बुद्ध की आदम कद से भी 20 गुना बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, और इसमें जो है
इनके निर्माण में बौद्ध मूर्तिकला के इतिहास का कारण ये था कि बुद्ध को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ दिखाना है। कहने का मतलब जितनी बड़ी मूर्ति होगी, बुद्ध की श्रेष्ठता उतनी ज्यादा उनको प्रतीत होगी। यही कारण था कि इन्होंने बुद्ध जो की बामियान बड़ी की बड़ी मूर्ति आप मूर्तियां बता ही रही हैं, बनाई। ये हाँ पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है ना, तोड़ दी गई है। हाँ, बामियान की मूर्ति जो है वो ध्वस्त कर दी गई है। मैम जैसे कि अजंता में दिखाया गया राहुल और माता को छोटा हाँ, और राहुल महात्मा समर्पण। बुद्ध को बहुत बड़ा दिखाया गया। ये आपने ये क्वेश्चन और भी ये प्रश्न आपने सही किया या आपने ये सही बताया। ये एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि फंडामेंटल की दृष्टि से अजंता का चित्र कौन सा चित्र जो है आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए ये राहुल समर्पण वाला चित्र जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परिमाण और उसकी दृष्टि से। ठीक है। जी मैम, जी इनको माता पुत्र भी कहते हैं। हाँ, माता पुत्र राहुल समर्पण या भिक्षा वाला भी ऐसे करके। ठीक। जी, अच्छा वाला भी है। सब कहते हैं गुफा नंबर हाँ, 17 में है ये। यशोधरा का दान, ये सारी चीजें एक ही हैं। बहुत राहुल का सारे नामों दान से है, इसको जाना जाता ये है। भी बोलते हैं। हम्म, लेकिन ये इसी चीजें में वो हैं। रूप दिखाया है कि इनको बहुत महान बना के बहुत बड़ा हाँ, सा आभा इनको मंडल बड़ा है और नहीं, चित्र इनको के नीचे आभा महत्वपूर्ण और मंडल महान। है पीछे, हाँ, महत्वपूर्ण और और माता महान और लिखना चाहिए। पुत्र को हम्म। छोटा। हम्म, सही बोल रहे हो आप। अब आगे हम बढ़ते हैं मथुरा कला की ओर। गांधार शैली के विषय में एथिना या एकिना, जिनको गोमा देवी के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये एथिना की मूर्ति लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है। आपसे कभी पूछा भी जा सकता है। ठीक है। और गांधार शैली के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हमको कहाँ मिलते हैं, तो धर्मराजिका और भरहुत और तक्षशिला में भी मिलते हैं। ठीक है। तक्षशिला में कला के 3 स्थान मिले, जिनमें चीर, सिरकप, सिरमुख था। ठीक है। गांधार कला नग्नजीत के ग्रंथ चित्र लक्षण पर आधारित थी। ये चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई थी, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की सबसे प्राचीन प्रतिमा कनिष्क के शासन का दूसरा वर्ष सारनाथ संग्रहालय वाली प्रतिमा है, जिस पर 3 वर्ष की लिपि अंकित है। ठीक है। गांधार शैली की मूर्तियों की एक और विशेषता आपको बताएं तो इनकी नाक जो होती थी चपटी होती थी, और मुखमंडल जो चौड़ा होता था, शरीर भारी होता था। ठीक है। यहाँ की प्रतिमाओं में बुद्ध के बाल मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि घुंघराले होते थे। ठीक है। और जो 3 प्रकार की बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, मंजूश्री, मैत्रेय और अवलोकितेश्वर, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं बनी हैं वो आपकी मैत्रेय की हैं, और ये खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ओके। इसके अलावा गांधार शैली की मूर्तियों में बोधिसत्व का सिर भी मिलता है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, और ये तक्षशिला से मिला है। बुद्ध के जन्म की प्रतिमा जो है पटना संग्रहालय में संग्रहित है। हरिति और गोमा देवी की प्रतिमा जो है ये लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। जी मैम। इसके बाद हम बढ़ते हैं मथुरा शैली। मथुरा शैली, मथुरा का नाम ही सुनते हमारे सामने एक शब्द आता है सूरसेन। पहले ये सूरसेन के नाम से ही जाना जाता था। ये जब 16 महाजनपद थे, तो आपको मैंने एक दिन और बताया था, उनमें एक महाजनपद सूरसेन भी था, और यह क्षेत्र उसी महाजनपद के अंतर्गत आता था। सोलह महाजनपद आप लोगों को याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। वैसे शायद मुझे थोड़े बहुत याद थे, काशी, कौशल, कुरुकम्बोज, अंग, अवंत, अस्मक, पांचाल, बज्जीभट, मल्यमत्स्य, सूरसेन, चेदी। तो ये थे 16 महाजनपद, इसी में अपना एक सूरसेन आता था। और मथुरा शैली जो है, इसका क्षेत्र क्या है, उत्तर भारत की मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। क्या? मथुरा। ठीक है।
आप लोग बस 1 मिनट रुकिए। हेलो, जी मैम। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ओके, चलिए, तो हम लोग अब मथुरा शैली शुरू कर रहे हैं। आज तो थोड़ा सा शुरू ही कर पाएंगे हम लोग। जी मैम, हाँ ठीक है प्रियू। तो मथुरा शैली शुरू करते हैं। तो इसकी रूपरेखा हम लोग देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम शॉर्ट में आपको पूरी मथुरा शैली की रूपरेखा बताते हुए चल रहे हैं। मथुरा शैली भारत में उत्तर भारत की मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र मथुरा था। ठीक है, यहाँ सबसे पहले संभाव के आधार पर बुद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म को अपनाया गया। मतलब सबसे पहले तीनों धर्मों को जहां पर अपनाया गया वो क्षेत्र आपका मथुरा था। और सबसे ज्यादा मथुरा शैली का विकास कनिष्क, हुइस्क और वासुदेव के समय में हुआ। ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप देख लो हेडिंग्स हैं, और इनके अंतर्गत पूरा विस्तार से हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, और इस शैली का मुख्य रूप से संरक्षण किसने किया या इनको सबसे पहले संरक्षण किसने दिया? तो एज यूजुअल कुषाणों ने दिया। ठीक है, और मथुरा कला शैली की पाषाण मूर्तियां किससे बनी थी? तो एक तो लाल बलुआ पत्थर से, और दूसरा सफेद चित्तीदार धारियों से युक्त जो पत्थर था, यही मतलब सफेद चित्तीदार धारियों से युक्त लाल बलुआ पत्थर से, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड सैंड स्टोन, इससे बनी थी, जो कि ताजपुर, वासपुर व फतेहपुर सीकरी जैसे स्थानों से प्राप्त होता है और यहाँ से मिलता है। इन मूर्तियों का संग्रह हमें कहाँ का संग्रह हमें संग्रह मथुरा, सारनाथ और कोलकाता में देखने को मिलता है। ठीक है, इन तीनों मूर्तियों का। अब गांधार का भी कोलकाता तक था, इनका भी कोलकाता तक है। कने और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कनिष्क की सिरविहीन खड़ी प्रतिमा है जो कि मथुरा से मिली है, और इसकी खोज राय बहादुर राय कृष्ण ने मांटग्राम देवकुल से की थी। एक कल जिस बात पर खूब चर्चा हुई, सीटेड बुद्धा, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कटरा से मिली है, और ये कनिष्क की, इसके अलावा कनिष्क की प्रतिमा मिली सीटेड बुद्धा कटरा से मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। हम देखने जरूर जाएंगे इसको। चलो, फिर एक देवकुल क्षेत्र मिला है मथुरा से 8 मील दूरी पर, मांट नामक स्थान पर, और यहाँ क्या एक राजभवन था। ये जीएम क्या? अरे वो आवाज के लिए कह रही थी काजल वर्मा। काजल वर्मा क्लास में है क्या? उन्होंने मेरी बात का आंसर दिया था प्रियू। तो हम बात कर रहे थे देवकुल की। देवकुल 6 मील दूर मांट नामक स्थान पर मिला है, जिसमें मृत राजाओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, और जिसे देवकुल जब कहते ना कि हर वंश का, हर राजा के वंश का जो वंशज होते थे, जो उनके पूर्वज होते थे, उनको देवताओं की तरह एक वो कक्ष बनाया जाता था, या ऐसे कहें एक रूम होता था, उसमें उनकी मूर्तियां रखी जाती थी। आप लोगों ने शिवाजी या ऐसे कोई सीरियल देखे होंगे तो उसमें देखा होगा, वो ले जाके सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। ये वर्तमान से मैं ऐसे ही जोड़ सकती हूँ कि हम लोग किसी सीरियल में या किसी मूवी में देखे होंगे। वो कुछ उसी तरीके का देवकुल था जहाँ पुराने राजाओं की मूर्तियां रखी हुई थी। मथुरा से ही 6 विशाल का स्तूप मिले, जिसमें 4 बौद्ध धर्म के और 2 जैन धर्म से संबंधित थे। ठीक है, यही एक कंकाली टीले का भी उदाहरण आएगा, कंकाली टीले का नाम आएगा, जो मथुरा कला में जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, पुराने समय में मथुरा को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके मथुरा को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। सौर सैनी प्राकृत या सौर शैली जो है, प्राकृत कला शैली का जन्म मथुरा में हुआ। सीधी सी बात है, नाम से ही निकाल लोगे आप लोग। भगवान बुद्ध की शयनावस्था या लेटी हुई प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है? कुशीनगर से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है लेटी हुई। मैम क्या रिकॉर्डिंग लगाई है?
हम कह नहीं पाए क्लास। नीलोफर रिकॉर्डिंग लगी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगी है, लेकिन लेट हो सकती है क्योंकि आज डाटा खत्म है। तो हम सुबह भेज देंगे, सुबह उठ के पहला काम यही करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग दे दें, ठीक है। मथुरा की जैन मूर्तियों पर मैम श्रीलंका में और अजंता में भी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली है, कुशीनगर के अलावा। हाँ, कुशीनगर के अलावा श्रीलंका और अजंता में लेटी हुई प्रतिमा मिली। अभी यहाँ अगर इस समय पुराण काल की बात करेंगे तो लेटी हुई जी, अजंता, कोलोनुरुआ और भी कई जगह, 4 जगह मिली है। मेनली अगर आपसे पूछी जाएगी तो या तो ये कुषाण काल वाली पूछी जाएगी, ठीक है, या फिर अजंता और उधर वाली। तो बहुत ज्यादा वो इधर का नहीं जाएंगे, पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ही पेपर बनाया है या ऐसा कुछ है तो पूछ ले। लेकिन पूछा वही जाता है जो ज्यादा कहते हैं ना, बिकता वही है जो दिखता है, ठीक है। जी मैम। कभी भी एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसी चीज के पीछे ज्यादा मत भागिए जो कि बहुत रेयर है। जैसे कहते हैं कि चलो मैं इसको मथुरा को थोड़ा सा पूरा कर लूं फिर मैं बताती हूँ। मथुरा में जैन मूर्तियों पर जैन धर्म का राजकीय चिन्ह एक था, श्रीवत्स, वो अंकित किया गया है। आपको मथुरा में ही आयात पट मिले जिनको टेबलेट ऑफ होमिस कहा जाता था। जैन, बौद्ध, वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे पुरानी मूर्तियां जो हैं ये हमको मथुरा से मिलती हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हम मथुरा में पढ़ेंगे और मथुरा शैली पूरी करेंगे। हाँ, आप बताइए कौन क्या कहे।